लग गया भाई, लग गया, लग गया। लिटरली भाई 2 दिन के अंदर अंदर वीजा लग गया। गजब की बात है। अगर आप भी दिल्ली टू लंदन जा रहे हो हमारी तरह कभी हमारे बाद, या फिर आप खाली यूके लंदन में घूमना चाहते हो और उसके लिए वीजा लगवा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखते रहना। फाइनल भाई वीजा के लिए जो है हम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लास्ट के आपने कुछ वीडियो देख ली होगी कि हम जा रहे हैं भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से। 90 या 100 दिन की ट्रिप होने वाली है, जिसमें भाई हम बहुत सारी कंट्रीज कवर करेंगे एंड सारे के सारे कंट्रीज के वीजा हमारे लग चुके हैं। आप फॉलो नहीं कर रहे तो भैया सब्सक्राइब मारो चैनल को और पिछली सारी वीडियोस देख लो। एंड लास्ट कंट्री जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है लंदन, यानी कि यूके में पड़ता है, वहां का वीजा अब हमें अप्लाई करना है और उसके बाद अपने सारे वीजा सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। कारनेट वारनेट की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप चेकआउट कर लेना कैसे पूरा रूट प्लान है। अगर पहली बार चैनल पे आए हो ना तो फर्स्ट वीडियो देख लेना जिसपे मैंने अनाउंसमेंट किया दिल्ली टू लंदन की। उसमें सारा प्लान समझा दिया, कितने वीजास लगेंगे, परमिट वर्मिट जो भी चाहिए वो सब उसमें समझा रखे हैं। बाकी फाइनली यूके वीजा के लिए आज अप्लाई करेंगे। इस वाले ब्लॉग में आपको एंड तक पता चली जाएगा कि यूके वीजा लगा या नहीं लगा। हम तो ये वीडियोस बहुत पहले बना रहे हैं, आप ये लेट देखोगे तो मजे आएंगे उस टाइम तक। फिर आज तारीख की बात करूं तो भाई देख लो 27 मार्च है और रात के 10:30 बज रहे हैं। एंड अभी हम जो है वो यूके वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मैंने यूट्यूब पे ना भाई बहुत ज्यादा सर्च किया, जितने भी इंडिया के बड़े ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं ना, किसी ने भी भाई यूके वीजा के ऊपर डिटेल वीडियो बना ही नहीं रखी। सबने ये बना रखी है कि उनका रिजेक्ट हुआ या लग गया या थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, बट स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया कि यूके वीजा लगता कैसे है। तो अगर आप भी दिल्ली टू लंदन जा रहे हो हमारी तरह कभी हमारे बाद, भी तो हम हो गए ना पहले यूट्यूब पे प्रॉपर ब्लॉगर है जो जा रहे हैं, या फिर आप खाली यूके लंदन में घूमना चाहते हो और उसके लिए वीजा लगवा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखते रहना। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर समझाऊंगा। मैं खुद अप्लाई करूंगा तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो आपको भी शेयर होगा। फिर ऐसे मतलब वो कनेक्टिविटी वाली फील होगी, समझ रहे हो ना। बाकी जल्दी से लग जाए यार यूके वीजा, तो अपनी सारी टेंशनें खत्म हो और हम सीधा 10 या 11 अप्रैल को गाड़ी शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। फिर बल्ले बल्ले मजा आएगा। चलो अभी भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं पहले तो। देखो सबसे पहले तो ना आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सीधा क्लिक करना और इस पेज पे पहुंच जाओगे government.uk। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीजा। घबराना मत भाई, टूरिस्ट वीजा को विजिटर वीजा ही कहते हैं, तो ऐसी टेंशन की बात नहीं है। इस पे क्लिक करने के बाद भाई ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैंडर्ड जो विजिटर वीजा है 6 महीने मैक्सिमम स्टे ले सकते हो, 100 यूरोज का है। अगर अभी का कन्वर्जन देखेंगे तो 100 यूरोज इंडिया की करेंसी में 8,870 रुपए बनते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे वीजा है, 2 साल 5 साल 10 साल, बट हमें स्टैंडर्ड वीजा के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप ऑनलाइन ही है ये पूरा फॉर्म, सीधा अप्लाई नाउ पे करते क्लिक। उसके बाद ये वीजा फॉर्म जो है भाई स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा फॉर्म तो एक्चुअल में ना काफी बड़ा है, मतलब डिटेल्स ही है आपसे रिलेटेड, तो मैं पूरा फॉर्म तो नहीं दिखाऊंगा, बहुत बोरिंग वीडियो हो जाती है कुछ लोगों के लिए। बट इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें आएगी जो हो सकता है कि आपको भी कंफ्यूजन हो फॉर्म भरते टाइम, तो वो मैं हाथों हाथ अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इसलिए लंबा नहीं खींचेंगे। बट फॉर्म भरने से पहले ना एक चीज और, ये एक डॉक्यूमेंट है चेकलिस्ट के नाम से, यूके वीजा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। इसमें क्या आपको ना सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के टाइम। अप्लाई करने के टाइम मतलब जब आप VFS जाओगे, वो क्या है वो मैं आगे ही समझाऊंगा। अभी ये फॉर्म ऑनलाइन है, बट बायोमेट्रिक्स वगैरह के लिए आपको VFS जाना पड़ता है। यूके वीजा भी इंडिया में VFS के अंडर आता है, जैसे कि यूरोप का जो शेंगन अपना वीजा है वो भी VFS देखता है, स्पेन का BLS देखता है जहां से हमने करवाया था, टर्की का वीजा भी जो है वो VFS देखता है। तो VFS बहुत बड़ी एजेंसी है भाई, तो उन्हीं के थ्रू हम ये अप्लाई करेंगे। बट अभी VFS का कोई रोल नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन उस वाली
वाली वेबसाइट से करनी है एंड ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर फिर जाना है VFS में, ठीक है। उसकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर लेंगे आज, होपफुली जल्दी स्लॉट मिल जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई, मतलब निकलना है जल्दी से जल्दी। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, बट इसके नीचे ना मेन है भाई ये पूरा एक ना एप्लीकेशन फॉर्म का ही PDF वर्जन है कि फॉर्म जब आप फिल करोगे ना उसमें क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी। तो ये ना पहले से ही रेडी रखना, सारी इन्फॉर्मेशन देख लो भाई, इतना सारा है ये। क्योंकि फॉर्म भरने का टाइम ना सिर्फ 25 मिनट का है, 25 मिनट अगर आप इनएक्टिव रहोगे तो फॉर्म अपना जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरने के टाइम पे सारी डिटेल ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा ये PDF डाउनलोड कर लो एंड इन्फॉर्मेशन ना पहले ही अपनी ना स्टोर करके यहीं पे लिख लो कहीं पे या फिर नोटपैड में, ताकि जब आप फॉर्म भरने लगो तो मस्त एकदम धड़ाधड़ टाइप करो। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने ऑलरेडी फॉर्म जो है वो मतलब वो सारी डिटेल भर ली है। अब सीधा हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। अब ये पूछ रहा है कंट्री सेलेक्ट करनी है जहां पर आपको जाकर अपनी बायोमेट्रिक देनी है, तो ऑब्वियसली मैं इंडिया में रहता हूं तो इंडिया ही करेंगे। करते हैं नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि आप ना वीजा एप्लीकेशन सेंटर ढूंढ सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके। तो ये देखो अब यहाँ पे दिखा देगा, पहले आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना। मैं इंडिया में रहता हूँ तो ये बता देगा कहाँ पे सेंटर है। ये देखो भाई इतने सारे सिटी में इनके सेंटर है, अहमदाबाद, बेंगलुरु। अब हम तो गुड़गांव में रहने वाले, तो गुड़गांव में भी है और न्यू दिल्ली में भी है। गुड़गांव वाला एड्रेस भी देख सकते हैं इस पे क्लिक करके। ये है VFS ग्लोबल, सोना रोड है, बहुत पास है मेरे घर से, तो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। बट इसके लिए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी 4100 रुपए, मतलब वीजा फीस जो है वो तो है ही है, लेकिन ये भी देने पड़ेंगे। और यहीं से आप जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बट अभी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो भी दिखाता हूँ। ये देखो साइन इन करा, तो यहाँ पर ये मांग रहा है भाई रेफरेंस नंबर और ईमेल। तो रेफरेंस नंबर जब ही मिलेगा जब हम ये वाला पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन, मतलब मुझे पता चल गया मुझे बायोमेट्रिक के लिए कहाँ जाना है। नेक्स्ट पे करते हैं। अब ये कुछ चीजें वीजे बता रहा है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बट एज सच कुछ नहीं है। बट हाँ ये है कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा का यूके वीजा ले रहे हो ना तो आपको ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाना पड़ेगा। बट हमारे केस में जरूरी नहीं है क्योंकि हमें तो 20-25 दिन का ही चाहिए मैक्स। और ये देखो ये लिखा हुआ है इनएक्टिव, अगर 25 मिनट तक रहोगे तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे। तो उससे अच्छा पहली सारी डिटेल गैदर करके रखना ताकि भर दो थर्ड। सीधा करते हैं भाई यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक। यहाँ दिखा रहा है कि ओपन माई अदर एप्लीकेशन या स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, तो हमें तो न्यू करनी है। सबसे पहले तो हमें भैया ईमेल जो है वो एक रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल डालो, लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लो। सिंपल सा है, जल्दी करता हूँ। वो सब करने के बाद ये पूछ रहा है आपकी कोई और भी ईमेल आईडी है, तो मैं कहूँगा नो। फिर करते सेव एंड कंटिन्यू। अब ये मोबाइल नंबर मांग रहा है और मोबाइल नंबर जो है ये यूके से बाहर ही हम यूज करेंगे, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। अब ये पूछ रहा है मोबाइल है, बिजनेस नंबर है, टेलीफोन है, तो मेरा ये मोबाइल नंबर होगा। सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा नंबर में ये कह रहा है कि ना खाली हमें नंबर ही लिखना है, कोई भी आगे कोड वोड नहीं लगाना। बट अगर कोई इंटरनेशनल नंबर है तो उसमें कंट्री कोड लगाना पड़ेगा। जहां तक मुझे समझ आ रहा है भाई यहाँ पे सिर्फ इंडिया का नंबर है तो +91 नहीं लगाना, डायरेक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद ये फॉर्म शुरू हो गया है। यहाँ पे हम मेरे को अपना नाम डालना है एंड फैमिली नेम में अपना सरनेम डालना है। और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है ना, जैसे अभिषेक का है, अभिषेक कुमार पांडे, तो जो कुमार है ना वो आपको फर्स्ट नेम में ही लिखना है, यानी कि अभिषेक फिर कुमार और सरनेम में खाली पांडे। फिर ये भाई एड्रेस का पूरा कॉलम आ गया, यहाँ पे अच्छे से भर देना। अब ये पूछ रहा है आपने जो प्राइमरी एड्रेस दिया था ना उसमें आप कितने साल रह चुके हो। तो जैसे कि मैं तो भाई लगभग अपनी लाइफ के 23 साल रहा हूँ, नहीं 23 भी नहीं 24 साल रहा हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है ओनरशिप स्टेटस क्या है घर का, कि मैं खुद ओन करता हूँ या रेंट पे है, या अदर में आप कुछ और भी लिख सकते हो कि पेरेंट्स का है या दादा वादा का है, जैसे भी है। इसके बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड है आपके पास इंडिया का, तो यस कर देते हैं। यहाँ पे नंबर डालना है, इशूइंग अथॉरिटी डालनी है, और अगर अथॉरिटी नहीं लिखी तो कहाँ पर वो इशू किया गया, जैसे कि अगर गुड़गांव में किया गया, दिल्ली में किया गया, वो सब आप डाल सकते। अच्छा इसके बाद ना पूरा पूछते हैं कि क्या जॉब करते हो, साल का कितना कमाते हो, वो सब भरने के बाद अब ये पूछ रहे हैं कि कितना आप ना स्पेंड करने का सोच रहे हो यूके जाकर। तो ये GBP है या INR, मैं INR में करूंगा तो मान लो 20 दिन है तो मैं 4 लाख रुपए लिख देता हूँ कि 4 लाख रुपए तक मैं वहाँ पे खर्चा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पूछ रहे कि हर महीने में कितने रुपए खर्च करता हूँ, तो लिख देते हैं भाई 1 लाख रुपए, मतलब वो आपको अपना ही लिखना है भाई कि आप कितना कमाते हो कितना खर्चते हो, मेरा मत छाप देना सेम। अच्छा ये अब पूछ रहा है कि मेन रीजन क्या है हमारा यूके विजिट करने का, तो ये देख लो टूरिज्म में अगर आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तब भी वो टूरिज्म यानी कि टूरिस्ट वीजा ही इंक्लूड होगा। बाकी ट्रांजिट है, बिजनेस है, वो सब अलग अलग है, तो हम तो टूरिज्म करेंगे। फिर ये अगले स्टेप में पूछ रहा है कि इन तीनों में से क्या मेन रीजन है, टूरिस्ट की तरह जा रहे हो, फैमिली विजिट करने जा रहे हो या फ्रेंड्स। तो मैं तो टूरिस्ट ही हूँ भैया, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं। अच्छा पूरा फॉर्म फिल करने के बाद ना आप चेक भी कर सकते हो, और अगर कुछ भी चेंजेस है तो अभी कर लो, वरना एक बार आपने कंटिन्यू पे कर दिया क्लिक उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया 10 मिनट निकाल के। अब करते हैं कंटिन्यू। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टाइम का आपको वीजा लगवाना है, तो हमें 6 महीने वाला लगवाना है। 100 यूरोस काफी है भाई, उससे ज्यादा नहीं देने। यहाँ पर देख लो सब कुछ जो है वो फीस वीस मिला के
10,496 रुपए हमें पे करने हैं। और यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट डिसीजन जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर ले ली जाती है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट होने के बाद। तो ठीक है, हमारे पास 1 महीने का टाइम है, अभी कर देते हैं। चलो जी, अब पे करना पड़ेगा 10,496 रुपए। यहाँ से करते हैं। काफी ऑप्शन दे रखे हैं, गूगल पे है और कार्ड वगैरह है, तो देखता हूँ मैं कर लेता हूँ फटाफट। ये लो भाई, पेमेंट भी कर दी है और इस बटन पे क्लिक करके कंफर्मेशन जो प्रिंट हो जाएगी, इसको हमें ले जाना पड़ेगा। उसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू टू फाइनल टास्क। अबे काफी सारी चीज है, हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, चेकलिस्ट अपना पूरा बुकिंग देखना है, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी निकालनी है, कैंसिल भी कर सकते हैं और आपको जो है वो रिफंड मिल जाएगा पूरा। तो हमें कैंसिल नहीं करना भाई, जल्दी से जल्दी वीजा चाहिए, तो ये करता हूँ डाउनलोड। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर ली और अब करते हैं भाई बुकिंग। देखते हैं कब का स्लॉट मिलता है। 27 मार्च रात के 11:44 हो रहे हैं। तो ये देखो भाई, अपॉइंटमेंट के लिए ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे ले आया है। हमारा रेफरेंस नंबर जो है वो ऑलरेडी डल चुका है। यहाँ पे हमें सेंटर सेलेक्ट करना है, गुड़गांव में भी है रहा। अच्छा, दिल्ली वाला जो सेंटर है ना, उसकी वीजा फीस नहीं है, और जो गुड़गांव वाला सेंटर है ना, ये देखो उसकी अलग से 4100 रुपीज दिखा रहा है। तो भाई दिल्ली चले जाएंगे, कोई नहीं, 4000 रुपए कौन खर्चेगा। और यहाँ तो मैं गया भी हुआ हूँ पहले टर्की वीजा के लिए, तो कोई नहीं, वहीं चलेंगे। अब यहाँ पे देखो भाई, 3 तरह के वीजा है, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी। हम स्टैंडर्ड वीजा ही ले रहे हैं, 15 दिन में हमारा पता चल ही जाएगा और फीस कम है। जो अपना प्रायोरिटी है वो थोड़ी महंगा है, शायद से 500 यूरोज फीस है, और जो सुपर प्रायोरिटी है ना, उसका तो शायद से भाई 800 या 1000 यूरोज की फीस है, यानी ऑलमोस्ट 80 से 90 हजार रुपए। तो वो तो एक ही दिन में मिल जाता है, अगर मिल सकता होगा आपकी प्रोफाइल, मतलब आज आपने भरा तो कल या परसों तक आपको वीजा दे देंगे, अगर मिलना होगा। तो इससे ये चीज गारंटी नहीं होती कि वीजा मिल ही जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी और मिलना होगा आपको, तो आप सुपर प्रायोरिटी लोगे तो एक ही दिन के अंदर वो अपना डिसीजन ले लेंगे। बट हम इतने अमीर नहीं है भाई, हमें लंदन पहुंचना भी है, पैसा बहुत खर्च होगा, तो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंगे। एंड ये आ गया भाई अपॉइंटमेंट का। तो मार्च में हमें 29 की भी मिल रही है, 30 की भी, 31 की भी। चलो ये सही है भाई, अपॉइंटमेंट मिल रही है जल्दी की। मतलब हम 27 की रात, यानी ऑलमोस्ट 28 ही हो गया शुरू, एक दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है भाई। तो मैं पांडे को लगाता हूँ फोन और कंफर्मेशन लेता हूँ कि कब चलना है भाई, क्योंकि जल्दी से जल्दी देके ना नक्की करते हैं। तो 29 तारीख की अपॉइंटमेंट हमने कल रात को बुक कर दी थी, बट उसके बाद ना आपको वो 3 सर्विसेज बताई थी ना, कि प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी। तो जो नॉर्मल वाली सर्विस है ना, उसमें भाई दिखा रहा था कि 15 से 21 वर्किंग डेज लग सकते हैं डिसीजन आने में, और हमारे पास टाइम की कमी है। तो मैंने पांडे को किसी तरह कन्विंस करा कि प्रायोरिटी वाले में हम अप्लाई करते हैं, जिसके लिए हमें अराउंड 26,000 रुपए पे करने पड़े, यानी 10,000 पहले, 10,000 समथिंग, और 26 ही है, तो 36,000 रुपए का वीजा पड़ा है। बट हमने वीजा जो है वो प्रायोरिटी में बुक कर दिया। अब ये 5 वर्किंग डेज में हमें ना रिजल्ट मतलब पता चल जाएगा कि लगा या नहीं लगा अपॉइंटमेंट के बाद। तो 29 तारीख से 5 वर्किंग डेज कैलकुलेट कर लो, जिसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता। सैटरडे का पता नहीं, संडे तो नहीं होता, और कोई पब्लिक हॉलीडे है तो वो भी इंक्लूड नहीं होती। बट ये है कि अब 5 दिन का है ना, तो 5 दिन में जल्दी जल्दी डिसीजन आ जाएगा, रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ, जो भी हो उसी हिसाब से फिर आगे फाइनलाइज करेंगे। बाकी अगर आप नॉर्मल वाला वीजा लेते तो 10,000 समथिंग की फीस वो थी, और 3,500 रुपए आपको वहां पर जाके भरने थे। तो टोटल आपको 14,000 रुपए में ये पूरा वीजा पड़ता। बट हमें वैसे पड़ा अभी 36,000 रुपए में, 36,000 से भी 400-500 रुपए ऊपर। कोई नहीं, अभी अर्जेंसी थी। जो सुपर प्रायोरिटी है ना, वो तो भाई मेरे ख्याल से 90,000 रुपए का वीजा है, वो एक ही दिन में बता देगा मस्त। मैंने आपको शायद शेयर किया था। एक तो ये 1-2 दिन का गैप आ जाता है ना व्लॉग में, तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ मैंने क्या क्या बताया था। तो ये 36,000 की फीस भरने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पैनल आ जाता है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स है, एप्लीकेंट डिटेल, अपॉइंटमेंट डिटेल, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेल्फ अपलोड का। देखो यूके वीजा में होता क्या, जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे ना, वहां पर वो रखते नहीं है, उनको सिर्फ स्कैन करते हैं और बाकी बचे हुए फिर हमें दे देते हैं। मतलब पासपोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है रखेंगे ही, बट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको सिर्फ स्कैन करते हैं, जमा नहीं करते। तो इसी में ना एक ऑप्शन है सेल्फ अपलोड का, यानी कि वहां पर जाके आपको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना और पैसे नहीं खर्चने, शायद से 1000 रुपए लेते हैं वो स्कैनिंग के, तो आप पहले ही घर पे सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके ना अपलोड कर सकते हो। फिर जो 1-2 वो मांगेंगे वो वहां करवा लेना, तो पैसे शायद बच सकते हैं। ये कंफर्म नहीं, टाइम जरूर बच जाएगा। तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे आपको बताता हूँ। सबसे पहले एकोमोडेशन में सारी होटल की बुकिंग, जितने भी दिन की हमारी यूके की आइटनरी थी उनकी सारी होटल बुकिंग करी है। एजुकेशन एविडेंस में 12th की और ग्रेजुएशन की मैंने सर्टिफिकेट लगा दिया। अब मेन आता है भाई फाइनेंशियल एविडेंस। इसमें हमें ना थोड़ा प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाली है, और ये बैंक स्टेटमेंट ना ऑनलाइन ही निकाली हुई है, कोई बैंक नहीं जाना पड़ा, कोई सेल्फ अटेस्ट कह रहा हूँ, बैंक से अटेस्ट भी नहीं करवानी पड़ी, सीधा जो ऑनलाइन निकली उसी को हमने अपलोड कर दिया और उसी का प्रिंट आउट भी रख रखा है। फिर रिसेंटली मैंने अभी एक घर खरीदा, उसकी मैंने रजिस्ट्री भी लगा दी, क्योंकि मेरे अकाउंट में ना ट्रांजेक्शन बहुत सारी हुई थी, तो उनको लगेगा पता नहीं कहाँ पैसा खर्च दिया। तो मैंने ना कवरिंग लेटर में लिख दिया है कि
मैंने अभी अभी एक घर खरीदा है, उसी की पेमेंट करी थी वो सारी, तो उसकी रजिस्ट्री भी अटैच कर दी, मेरे और पापा के नाम है, तो थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा केस। उसके बाद भाई मेरी ITR हो गई 3 साल की पिछले, एंड फिर कंपनी की बैंक स्टेटमेंट हो गई 6 महीने की, जो मेरी कंपनी है, काफी लोगों को पता होगा नाम, उसके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है ये। फिर कंपनी की भी ITR है सिर्फ 2 साल की, वैसे 3 साल मांगी थी बट हमारी 2 साल ही है। एक मेरे पास FD है, उसका मैंने सर्टिफिकेट लगा दिया, मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, उसका सर्टिफिकेट लगा दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग बन गई है प्रोफाइल ना काफी फाइनेंस के हिसाब से। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पर हमारे कारनेट की कॉपी लगा दी है, दिल्ली टू ईरान वाली फ्लाइट टिकट्स लगा दी है, अदर वीजा में हमारे 3 वीजा थे, ईरान लग चुका, टर्की लग चुका है, शेंगन यानी यूरोप का लग चुका, तो तीनों वीजा मैंने लगा दिए ताकि इनको शक ना हो कि, मतलब शक तो क्या ही होगा, रियल प्लान है, मतलब इनको पूरा ना भरोसा हो जाए कि हाँ हम जा रहे हैं दिल्ली टू लंदन गाड़ी से। फिर पासपोर्ट की कॉपी लगानी थी, ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हमने, ये हमने बजाज एलायंस का लिया है अपने किसी एजेंट से, वो इंश्योरेंस इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, पर अराउंड 5-6 हज़ार रुपए का पड़ा है, ये इंटरनेशनल है, लगभग सारी कंट्रीज में चलता है, US से, कनाडा को छोड़ के शायद से, एक बार मैं इंश्योरेंस का बाद में बताऊंगा, अभी जल्दी है ना थोड़ी। फिर UK का कवर लेटर बनाया है और UK की ट्रैवल आइटनरी बना के PDF में डाल दी। ज्यादा कुछ नहीं है, हमने अपना पूरा ना प्लान समझाया, मेन ना कवर लेटर ही होता है, शेंगन वीजा में भी हमने कवर लेटर इतना मस्त ड्राफ्ट करा था कि उन्होंने वीजा दे ही दिया, ऐसी सेम टू सेम यूरोप वीजा में, UK वीजा में भी हमने कवर लेटर अच्छे से लिखा है, जिसमें हमने पूरा प्लान समझाया, दिल्ली टू लंदन हम बाय कार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त अभिषेक, हम एक यूट्यूबर है, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, तो यूट्यूब पे हम ट्रैवल वीडियोस डालते हैं, ऐसे ऐसे हम इतनी कंट्रीज 21-22 कंट्रीज कवर करेंगे पूरे रास्ते में, एंड UK में हम इतने दिन रुकने वाले हैं, इस डेट से इस डेट, एंड उन जगह पे हम कहाँ घूम रहे हैं, जैसे हम लंदन जा रहे हैं तो वहाँ पे हम 9 दिन रुक रहे हैं मान लो, तो 9 दिन में मैं बर्मिंगम पैलेस घूमूंगा, ऐसी 1-2 म्यूजियम के नाम मैंने गूगल से डाल दिए, तो वो सब हमने आइटनरी ना अच्छे से बना के दी है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो कवरिंग लेटर में साफ सुथरे कम शब्दों में लिख दो, ताकि कवरिंग लेटर पढ़ते ही ना उनको ऐसा हो जाए कि हाँ भाई सब नेक्स्ट लेवल प्लान है। देखो मेन जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं ना, जो ठप्पा लगाते हैं, मतलब वीज़ा देते हैं, उनका मेन कंसर्न यही होता है कि ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं वहीं तो नहीं बस जाएंगे। तो अगर आपने उनको अच्छे से रीजन दे दिया और प्रूफ दे दिए चीज़ों के कि आप वहीं बसोगे नहीं, वापस आओगे इंडिया, आपका इंडिया में प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, जॉब है, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। और थोड़ा सा ना UK वीज़ा में पैसों से रिलेटेड भी होता है कि अकाउंट में फंड होने चाहिए और ट्रांजेक्शन अच्छी खासी होनी चाहिए कि कितना खर्चा है, कितना आता है, ऐसा नहीं कि कमा रहे हो 10,000 उड़ा रहे हो 20,000, ये नहीं होना चाहिए, मतलब लिखने में नहीं, खाली फॉर्म में तो लिखना है, बट स्टेटमेंट वो चेक भी करेंगे ट्रांजेक्शन, तो उसी में हमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है अभिषेक और मेरे को, बट होपफुली हो जाना चाहिए, देखी जाएगी। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, तो अगर आप जॉब करते हो तो इसमें सैलरी स्लिप लगानी है 6 महीने की, 3 महीने की नहीं, अपनी कंपनी का ID कार्ड जो आपको मिला वो लगा सकते हो, और एक NOC जरूर लगानी है, जिसमें ना आपको ये लिखवाना है कंपनी से कि इस डेट से इस डेट तक ये बंदा छुट्टी पे है और हम इसे अलाउ कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, जैसे ये वापस आएगा तो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, तो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मेरे को लगता है रिजेक्ट हो सकती है आपकी जो प्रोफाइल है। अब मैं तो हूँ भैया सेल्फ एम्प्लॉयड, मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैंने कंपनी का COI डॉक्यूमेंट होता है वो लगा दिया, GST सर्टिफिकेट लगा दिया और MOA लगा दिया। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने ऑनलाइन अपलोड कर दिए। अब होपफुली इसके अलावा तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं जो शायद वो मांगेंगे तो वहीं पे VFS में जब जाएंगे तभी दे देंगे, ठीक है। तो 29 तारीख यानी कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है 12:45 की, फटाफट चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। वैसे टर्की वीजा में तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट UK वीजा का पता नहीं, और सेम ही जगह पे है, पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर एड्रेस समझाऊंगा। A few minutes later. तो ये VFS ग्लोबल का ऑफिस वही वाला है जहाँ पर हम टर्की वीजा के लिए गए थे, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उसके बेसमेंट में ये पूरा VFS सेटअप हुआ पड़ा है, एंड बेसमेंट में ना अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ऑफिस बने हुए, जैसे हम गए थे VFS टर्की वाले में, उन्होंने तुर्की लिखा हुआ था, मतलब वहाँ पे तुर्की बोलते हैं, हम टर्की बोलते हैं, ऐसी यूरोप का अलग है, वहीं पे बेसमेंट पे UK का अलग है। तो हमें आज VFS ग्लोबल UK वाले में जाना है, पर है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे ही, तो अपने गुड़गांव से 50 मिनट का रास्ता है, जल्दी जल्दी कटते हैं, मतलब कट तो क्या लेते हैं, कट तो चुके ही हैं, रास्ते में है बस। ये पहुंच गया भाई, सामने है वो रहा शिवाजी स्टेडियम, और वहां तो कोई पार्किंग नहीं है, इसके ऑपोजिट में ही हमें कहीं पे पार्क करना पड़ेगा। पिछली बार जहाँ पे करी थी ना वहीं कर लेते, एक सामने ऑफिस बना हुआ है, उसी में बैक साइड में पार्किंग है, तो वो सेफ भी है थोड़ी सी। ऊपर से ना मैं भूल गया कि लैपटॉप लाना अलाउड नहीं था अंदर, और लैपटॉप मैं ले आया तो गाड़ी में फिर से छोड़ के जाना पड़ेगा। ये देखो ये पार्किंग है भाई, वहाँ पे बोर्ड भी लग रहा है पार्किंग का, तो है ये पेड पार्किंग, पैसे वैसे लेंगे बट ठीक है भाई, सेफ रहेगी कम से कम। इधर लगा दूं क्या भैया, है पार्किंग? तो आप भी अगर अपनी गाड़ी से आओ ना तो ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट रोड
रोड पे बैक में ये बिल्डिंग है, इसी में जो है पार्किंग है। यहाँ कहीं पे भी मिल जाए। इस रोड पे मत लगाना, टो करके ले जा रहे थे पिछली बार। बेसमेंट में कौन जाएगा, ये तो भाई फुल पड़ी है यहाँ। अरे फुल कहाँ है, खाली तो है। फिर भी कह रहा बेसमेंट में लगा देना, बड़े बेवकूफ है हम तो। लो भाई यहीं पे पार्किंग मिल गई है। अब थोड़ा थोड़ा चल के जाना पड़ेगा यहाँ से। पांडे अभी 20-25 मिनट लेट है। मैं लेट नहीं है, मैं जल्दी हूँ 20-25 मिनट। तो अंदर जाके मैं पता कर लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर अब कोई भी फीस हमें देनी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम ऑनलाइन फीस भर चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा काम तो ज़्यादा नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। पांडे ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे तो उसको टाइम लग सकता है, शायद से स्कैन करवाएगा, डलवाएगा। मेरा तो आधे से ज़्यादा काम हो ही रखा है। तो बताऊँगा, अंदर अलाउड नहीं है कुछ भी शूट वूट करना, इसलिए लैपटॉप भी ले जाने नहीं देते। पेन ड्राइव भी अलाउड नहीं है। मोबाइल आप ले जा सकते हो, पर्स ले जा सकते हो। तो उसी हिसाब से ही अपना ना सेटअप करके आना। इस मेट्रो स्टेशन पे बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऑफिसेज है ना वीज़ा के। तो ये देखो भाई, नीचे बेसमेंट में जाके सारे वीज़ा सेंटर्स हैं। यहाँ पे लिस्ट भी लगी हुई है कौन सा कहाँ पर है, बट मुझे कहीं भी यहाँ पे यूके नहीं दिखा, वो दिख रहा। चलो भाई, सारा प्रोसेस हो गया। मैं तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करके आया था ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप भी ना कर ही आना ऑनलाइन अपलोड, वरना पांडे के 1000 रुपये ले लिए। और प्रिंट आउट के भी इतने महंगी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो सब घर से ही कर लाना। 1 मिनट लगा काउंटर में, बस थोड़ा सा वेटिंग चल रही थी। बायोमेट्रिक में टाइम लगा 20-25 मिनट का। टोटल आधे पौने घंटे में मेरा सारा काम हो गया यहाँ का। पांडे अभी अंदर ही है, मैं बाहर निकल चुका हूँ, तो उसका वेट करते हैं। और 5 वर्किंग डेज, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक शायद से अपना डिसीजन आ जाएगा। भाई थोड़ा सा सीन हो गया। हमने ना 29 को जो है वो फाइल सबमिट करवाई थी यूके वीजा की। मेरा जो बायोमेट्रिक और पूरा प्रोसेस था ना पहले हुआ था, मेरे आधे घंटे के बाद जो है वो अभिषेक का हुआ। बट अभिषेक के पास ना 31 तारीख को ही ईमेल आ गया शाम को 4:30 बजे फ्राइडे को, कि आपका जो डिसीजन है ना वो आ गया यूके एम्बेसी से और आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो उस दिन तो वो कर नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी 5 बजने वाले थे। फिर सैटरडे संडे बंद रहता है VFS। तो मंडे को, यानी कि आज वो अभी गया और भाई उसका वीजा लग गया। वहां पे वो पहुंचा, उसका वीजा लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि मेरा भी पूछ दो भाई कि क्या पता आ गया हो। मेरा असल में ऑनलाइन मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना, तो उसमें दिखा रहा है कि अभी प्रोसेसिंग में ही है। तो उसने अंदर जाके पूछा कि ऐसे ऐसे ये तो पहले हुआ था। तो वो कह रहा है ऐसा होता है कि हमने जैसे प्रायोरिटी में करवाया था ना, तो फाइलें जरूरी नहीं है लाइन वाइज ही जाए। जैसे सेम डे की फाइलें ऐसे एक ही साथ इकट्ठी होके फिर जाती है एम्बेसी में, तो वो ऊपर नीचे हो गई होगी। तो भले ही मैंने पहले करवाया अभिषेक से बायोमेट्रिक्स वगैरह, बट उसकी फाइल ऊपर होगी उस फोल्डर के, इसलिए उसकी फाइल पहले देखी। और मेरी फाइल अभी तक अंडर प्रोसेस है, क्योंकि फ्राइडे को उसका डिसीजन आया शाम को, तो सैटरडे संडे एम्बेसी बंद रहती है। अब मंडे यानी कि आज जो है वो हो सकता है मेरा भी डिसीजन आ जाए और फिर मैं जाऊंगा लेने के लिए। देखो ना, ऑनलाइन पता नहीं चलता कि लगा या नहीं लगा, बस ये आता है कि डिसीजन आ चुका है, आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। लगा या नहीं लगा वो वहीं जाके पासपोर्ट खोल के पता चलता है। तो दिल ना मेरा ऐसा बहुत ज्यादा धक धक सा हो रहा है भाई। पर ये है कि अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि पांडे का लग गया तो मेरा भी लगा ही होगा, क्योंकि हमारा प्लेन ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट क्या मतलब, डिट्टो सेम ही है भाई। सब कुछ हमने सेम ही लगाया, कवरिंग लेटर वगैरह। लंदन जा रहे हैं गाड़ी से, अपनी एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिजेक्शन तो नहीं आना चाहिए, बट ये है कि आया क्यों नहीं भाई। उसका आ गया फ्राइडे को ही, मेरा अब मंडे हो गया। आज और वेट करते हैं, वरना बात करेंगे भाई VFS से कल कि इतना लेट क्यों हो रहा है। वैसे तो उन्होंने 5 वर्किंग डेज बोला हुआ है, यानी कि इस वेडनेसडे तक, परसों तक आ जाना चाहिए। बट उसका इतनी जल्दी कर दिया भाई। बताओ, 1-1.5 दिन में ही वीजा अप्रूव। 48 घंटे ही लगा लो आप, 48 घंटे के अंदर वीजा अप्रूव हो गया आ गया। गजब भाई गजब। एक चीज और भाई, VFS की ना अपना SMS सर्विस है 300, पता नहीं 350 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। मत लेना भाई, ना BLS की लेना, क्योंकि यूरोप वीजा के टाइम पे भी मैसेजेस नहीं आए और अभी यूके वीजा के टाइम पे भी मैसेज नहीं आए। तो उससे अच्छा ना लो, बढ़िया, पैसे वेस्ट नहीं होंगे। ईमेल आ जाता है, ये है कि The next morning भाई फाइनली जो है वो पासपोर्ट अपना आ चुका है, डिसीजन भी आ ही चुका ऑब्वियसली जब पासपोर्ट आया है। और मैंने कहा था ना आपको कल, यानी कि 3 अप्रैल को ही शाम को 5:03 पे मेरा आया। जैसे पांडे का 29 को हमने जमा किया था, 31 तारीख की शाम को आया था ना, उसी तरह से मेरा कल आया है भाई शाम को। तो मेरे को लग रहा है अब कंफर्म हो गया है कि एम्बेसी जो भी पासपोर्ट या डिसीजन भेजती है ना VFS, वो शाम के टाइम में एक ही साथ भेजती है पूरे। तो अब फाइनली चलते हैं। कल तो मैं ले नहीं पाया क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है VFS। अब आज सुबह मैं निकल गया हूँ, बस लग जाना चाहिए। अब देखो, पांडे का लग गया तो 98% चांसेस है कि मेरा लग गया हो, पर फिर भी 2% का रिस्क है थोड़ा, जिसकी वजह से दिल ऐसे धक धक हो रहा है। कोई नहीं, वहीं चल के देखते हैं क्या सीन है। लो भाई, पहुंच गया हूँ शिवाजी स्टेडियम। एंड टोटल 2 चीज लानी होती है, एक जो स्लिप मिलती है आपको उस टाइम पे वो, एक अपना कोई भी नेशनल ID प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं आधार कार्ड ले आया। अब जैसे जैसे पास जा रहा हूँ भाई, दिल धक धक हो रहा है कि लगा होगा या नहीं लगा होगा। हे भगवान, प्लीज
आखिरी वीज़ा है, लग जाए। लंच ब्रेक ना हो गया हो बस, वो दिक्कत है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था ना, मैं लेट हो गया काफ़ी आज। तो इधर ये रहा सामने टर्की वीज़ा का और वो रहा पासपोर्ट कलेक्शन। इन्होंने तो भाई लिफाफा पहले ही फाड़ के दिया, अंदर नाम वाम चेक कर रहे थे आईडी प्रूफ से मैच करके। अभी खोल के नहीं देखूंगा भाई, गाड़ी में जाऊंगा, बैठूंगा शांति से, फिर देखूंगा। असल में मेरी जो आईडी प्रूफ है ना, आधार कार्ड, उसमें मेरी बचपन की फोटो थी, तो शक्ल मैच हो नहीं पा रही थी, तो मेरे से एक साइन भी करवाए और उन्होंने ये लिफाफा फाड़ा, पासपोर्ट में मेरी फोटो चेक करी, तो फिर वो मैच हो गई, तो उन्होंने दे दिया। बट फाइनली भाई अब इसमें कोई भी कागज वागज तो नहीं निकला, लेटर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक पासपोर्ट है मेरा। तो भाई साहब इस ट्रिप का फाइनल वीजा लगा या नहीं लगा भाई साहब, ऐसे धड़कने रुक नहीं रही। पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पे भी नहीं है भाई, तीसरे पे भी नहीं है। इजिप्ट का ये मेरे, ये है टर्की का, आ गया भाई, ये है शेनेगन, लग गया भाई, लग गया, लग गया, फाइनली लग गया भाई। ये डिटेल छुपा लेता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे यूके एंट्री क्लियरेंस। फाइनली यूके वीजा भी आ गया, मतलब भाई, मतलब क्या बोलूं मैं, बस अब डेट देख लेता हूँ। वैलिड फ्रॉम 29 जून से लेकर 29 दिसंबर, भाई साहब 6 महीने का दे दिया वीजा, और मल्टीपल एंट्री है, जितनी बार भी हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। चलो ये शुक्र है, बट इसमें कहीं भी ना डेज नहीं लिखे हुए। हाँ लिखा है 180 डेज। ओ भाई बहुत सही है ये, मतलब अगले 6 महीने में जून से लेकर दिसंबर तक हम टोटल 180 डेज वहां पे रह सकते हैं। भाई क्या मस्त है भाई साहब, मतलब लोगों को ना बिलीव सा नहीं हो रहा था कि यूके वीजा फर्स्ट टाइम पे लग सकता है, बट हमारा यूरोप का भी पहली बारी में लग गया और यूके भी लग गया। उसके पीछे रीजन यही है कि हमारा जो प्लान है ना वो जेन्युइन है बिल्कुल, और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ही अप्लाई किया था, कारनेट वगैरह सब कुछ खरीद लिया था पहले ही, फिर जो है हमने अप्लाई किया। तो अब उनके पास कोई रीजन बचता नहीं। देखो कोई भी एम्बेसी ना आपका वीजा रिजेक्ट जब ही करेगी जब उनको ये फील होगा कि आप उस कंट्री से ना वापस नहीं आओगे, बट हमने अपने केस में सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स दिए, सब कुछ प्रूफ दिया कि उन्होंने कर दिया। और एक बात और बताता हूँ, काफी लोग कहते हैं पैसों का भी सीन होता है कि बैंक में पैसा होना चाहिए। पांडे ने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है ना, उसके अकाउंट में सिर्फ 700 रुपए थे। जी हाँ 700 रुपीज, मेरे में तो 2.5-3 लाख रुपए थे चलो, पर उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए थे भाई, जब भी उसका वीजा लग गया। एक्चुअली उसने 2 स्टेटमेंट लगाई थी, उसका सैलरी अकाउंट में 700 रुपए थे और दूसरे अकाउंट में उसके थे 2.5-3 लाख रुपए। बट फिर भी सोचो यार, हमने 40 दिन का वीजा अप्लाई किया था, 40 दिन में 4 लाख रुपए तो यूं ही उड़ जाते हैं, उन्होंने फिर भी दे दिया। फाइनली सारे वीजा डन, कारनेट डन, शिपिंग का देख रखा है हमने, सॉर्टेड है पूरा। इवेंट करना है, मुंबई निकलना है और उसके बाद बल्ले बल्ले हम पहुंचे लंदन। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था भाई। कोई भी क्वेश्चन हो आपका वीजा से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को डीएम कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो में कमेंट्स भी कर देना। बाकी सब्सक्राइब कर देना, सीरीज आने वाली है पूरी है दिल्ली टू लंदन की, बहुत तगड़ी वाली। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी।